नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर जनवरी से मई 2021 का, और ये होगा हमारा पार्ट वन होगा ये। और इसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम लोग जनवरी से मई 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स देखेंगे। जितने भी आपके नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो भी आपके सम्मेलन हुए, जो भी आपके आयोजन हुए, इन सब के बारे में देखेंगे। खेल समाचार हो गए, आपके पुरस्कार एवं सम्मान इत्यादि हो गए, किताबों से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, ये सारे हम लोग देखेंगे, जो कि आपका बीपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें जरूर देते रहिए, ताकि हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी मदद यूं ही करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि रतले परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। और यह परियोजना कितने मेगा की क्षमता क्या है इस परियोजना की? तो 850 मेगावाट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, देखिए ये कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, चिनाब नदी पर। ठीक है, 850 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई। रतले परियोजना योजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आंकड़ा जो है वो भी पूछा जाता है बीपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम्स में, तो जरूर से जरूर आंकड़ा भी याद रखिएगा। तीन चीजें तो जरूर याद रखिएगा। पहला कि किस नदी पर है, दूसरा कि कितनी क्षमता है इसकी, और तीसरा किस जिले में है या फिर किस राज्य में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीय पुनर्गठन यानी कि जो परिसीमन हो रहा है, उसके बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र की इस योजना के तहत इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय पुनर्गठन जो हुआ है, जिसमें कि आपका धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। उसके बाद रणनीतिक रूप से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, जिसमें केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। आगे देख लेते हैं। यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन या हाइड्रल पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो है 4 क्वेश्चन बने केवल एक पॉइंट से, तो याद जरूर रखिएगा। ये पूरा वीडियो खत्म होते होते ना आपको कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आगे देख लेते हैं। सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सक्षम अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है, इससे यह संबंधित है सक्षम अभियान। तो न्यूज क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत की है। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। ठीक है,
संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यह 1 माह का जन जागरूकता अभियान है जिसके शुरू किया किसने किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो याद जरूर रखिएगा। सक्षम अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, पूछा जा सकता है। इस अभियान का आयोजक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। ठीक है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके और बुद्धिमानी से जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो यह इस अभियान का उद्देश्य हो गया। आगे देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में विभिन्न गतिविधियों जैसे साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाएं। साइक्लोथॉन होता है जिसमें कि साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है ताकि पेट्रोल का खर्चा कम हो और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो। ठीक है, तो साइक्लोथॉन हो गया, किसान कार्यशालाएं हो गई, सेमिनार्स हो गए, चित्रकला प्रतियोगिता, सीएनजी वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता इत्यादि शामिल किए गए हैं ताकि स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। तो सक्षम अभियान किस मंत्रालय का अभियान है? यहां से यह क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की एक बेंच ने 6 जनवरी 2021 को उच्च राजनीतिक महत्व वाली सेंट्रल विस्टा और नई संसद निर्माण परियोजनाओं को 2-1 के बहुमत से मंजूरी दे दी है। मतलब 3 जजों का यह बेंच होगा जिसमें 2 जज जो है इसके फेवर में दिए होंगे फैसला। तो नए संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, शायद बिहार एसआई में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो पिछला बिहार एसआई का मेंस हुआ है या पीटी हुआ है उसमें यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और इसकी लागत कितनी है? 971 करोड़ रुपए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नए संसद भवन का आकार जो होगा वो त्रिकोणीय होगा और इसके वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरा होने तक इस प्रोजेक्ट के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जब 2022 में होगी तब तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाना है, यह इसका लक्ष्य है। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेस्ला ने बेंगलुरु में स्थापित की पहली भारतीय इकाई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बीपीएससी तो खास करके पूछ चुका है। पिछली बार पूछा गया था एक फर्नीचर कंपनी के बारे में जिसने हैदराबाद में अपना पहला इकाई स्थापित किया था। तो बीपीएससी जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो यह भी याद रखिएगा। वैसे भी टेस्ला जो है काफी प्रसिद्ध कंपनी है एलोन मस्क की। तो टेस्ला ने बेंगलुरु में अपनी पहली भारतीय इकाई स्थापित की है और यह टेस्ला जो है वो एलोन मस्क की कंपनी है जिसका आपका एलोन मस्क जो है बराबर आजकल चर्चा में रहते हैं, अमेरिका के व्यवसायी हैं। ठीक है, तो एलोन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला इंक ने 8 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया है। ठीक है, और स्पेस एक्स जो है आप सुनते होंगे बराबर कि स्पेस एक्स का ये उपग्रह यहां गया तो ये रॉकेट यहां गया, तो और बराबर ये फेल भी होते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े व्यवसायी हैं एलोन मस्क। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल होते हैं ये, तो इनके बारे में याद रखिएगा और इनकी ही कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइलिंग के अनुसार वैभव तनेजा, वेंकट रंगम श्रीराम और डेविड जॉन फेंस्टीन टेस्ला इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो टेस्ला इंडिया के निदेशक कौन है यह भी याद रखिएगा। ठीक है, कंपनी को एक असूचीबद्ध निजी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है जिसकी चुकता पूंजी 1 लाख है और अधिकृत शेयर पूंजी 15 लाख है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि सब टेस्ला इंडिया जो है वो कहां खोला गया है, तो बेंगलुरु में पहला इकाई उसने खोला है। ठीक है, और इसके वो निदेशक कौन कौन है टेस्ला इंडिया के, वो भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएनएससी
यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद यानी कि सेफ्टी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत को हाल ही में अस्थायी सदस्यता मिली है यूएनएससी की, तो 3 प्रमुख सहायक निकाय जो हैं यूएनएससी के, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत अपने गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करने वाला है। और ये तीनों कौन कौन हैं? तो तालिबान प्रतिबंध समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा है आतंकवाद विरोधी समिति और तीसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 3 वर्ष का है, याद रखिएगा। 2022 में इनमें से भारत 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भारत करेगा 2022 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली स्वदेशी रूप से विकसित चालक रहित मेट्रो कार लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो यह भारत का पहला है जो कि चालक रहित है, ड्राइवरलेस है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी मेट्रो कार है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में बीईएमएल विनिर्माण सुविधा में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया है। ठीक है, बीईएमएल बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमएमआरडीए के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो बीईएमएल बेंगलुरु के विनिर्माण सुविधा में। ठीक है, और चालक रहित मेट्रो कार 6 कारों वाली मेट्रो ट्रेन सेट में 2280 यात्रियों को ले जाने की क्षमता के साथ स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनी है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट को एसीआई वर्ल्ड की वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता दी गई है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 9 फरवरी 2021 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। वॉइस ऑफ द कस्टमर किसको दिया जाता है? तो उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि उनकी आवाज को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में सुना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, वॉइस ऑफ द कस्टमर से मान्यता किसको दी गई है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को मान्यता दी गई है, और यह मान्यता किसने दी है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एसीआई ने दी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजना शुरू की और धुबड़ी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो और ये जो उसके बाद उन्होंने क्या किया है? तो 6.8 किलोमीटर लंबे 2 लेन के माजुली पुल के लिए भूमि पूजन भी किया है, जो माजुली में कमलाबाड़ी को जोरहाट में नीमाटी घाट से जोड़ेगा। ठीक है, और माजुली के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा जीके में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में। ठीक है, और इसके ऊपर जो पुल बनाया जा रहा है वो 6.8 किलोमीटर लंबा है, 2 लेन का पुल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ नेमाटी घाट और माजुली धुबरी हाटसिंगमारी और उत्तर दक्षिण गुवाहाटी के बीच रो पैक्स पोत संचालन के उद्घाटन के रूप में चिन्हित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलवाड़ी पुल असम में धुबरी को मेघालय राज्य के फुलबाड़ी, रोंग्राम, तुरा
और रोंगजिंग से जोड़ेगा। ठीक है, तो किसको किससे जोड़ेगा ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी घोपा में अंतरदेशीय जल परिवहन टर्मिनल और विभिन्न पर्यटक घाटों की आधारशिला भी रखी है। तो कहां पर अंतरदेशीय जल परिवहन जो है आपका इंटरनल वाटर टर्मिनल कहां पर बनाया जा रहा है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी घोपा नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करने हेतु कार्डी यानी कि कार्गो डाटा पोर्टल और पैन आई या एसेट एंड नेविगेशन जानकारी के लिए ये पोर्टल है पैन आई, ये दोनों पोर्टल भी जारी किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा दो पोर्टल है, पहला है आपका कार्डी और दूसरा है आपका पैन आई। ठीक है, ये दोनों पोर्टल भी जारी किए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें कुछ याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, ग्रामीण डिजिटल मिशन तो हम लोग देख चुके हैं कि इसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रत्येक पंचायत तक और प्रत्येक घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि बिहार में कितने गांवों में, वो लगभग 49,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। तो ये है आपका शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, शहरी डिजिटल मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने 23 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया, जिससे भारत के शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। NUDM को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि किन किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है, याद जरूर रखिएगा। प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब IT मिनिस्ट्री और जो है आपका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा। ठीक है, और मिशन का लक्ष्य क्या है, तो 2022 तक शहरों में नागरिक शासन और पारिस्थितिकी तंत्र से संचालित दृष्टिकोण को शहरी प्रशासन और सेवा वितरण में और वर्ष 2024 तक सभी शहरों और कस्बों में रखना है। ठीक है, तो ये जो है इसका लक्ष्य है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, और ये कब तक का लक्ष्य है, तो 2022 तक क्या लक्ष्य है और 2024 तक क्या लक्ष्य है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत द्वारा मॉरिशस को $100 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं इसके बारे में। भारत और मॉरिशस ने 22 फरवरी 2021 को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए विशेष $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी रक्षा और आर्थिक साझेदारी को उन्नत किया है। तो यह याद रखिएगा, रक्षा के क्षेत्र में यह समझौता किया गया है, किसके साथ, मॉरिशस के साथ। ठीक है, और मॉरिशस के साथ हमारा बिहार का भी जो है वो बहुत ही तगड़ा संबंध होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार से मॉरिशस, बिहार मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपति किन्हें चुना गया, तो यह आप कमेंट में जरूर लिखिएगा नाम उनका। दोनों देशों में एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते में भी प्रवेश किया गया, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय व्यवसायों के सुगम प्रवेश में सक्षम होगा। CEPCA के अलावा दोनों देशों ने मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए डोर्नियर विमान और एक ध्रुव उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर को पट्टे पर देने के लिए 2 सहित अन्य 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन कौन सा विमान दिया जाएगा, डोर्नियर विमान दिया जाएगा। डोर्नियर विमान को उड़ाने वाली पहली नौसेना पायलट कौन बनी है, और ये 3 पायलटों का समूह है, यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो तीनों का नाम लिखिएगा, खास करके उनका नाम लिखिएगा जो कि बिहार से संबंधित है। ठीक है, BPSC वाले तो जरूर से जरूर ये लिखिएगा आप डोर्नियर विमान के बारे में जो क्वेश्चन मैंने पूछा। और ये ध्रुव जो है वह भी दिया जाएगा, किसको, मॉरिशस को दिया जाएगा। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया गया है, कहां पर, यूपी में किया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, UPPSC PT होने वाला है, उसके लिए सुहेलदेव के बारे में आप जरूर से जरूर इतिहास में जाकर के पढ़ लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, या तो इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर सुहेलदेव से रिलेट करके हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। कहां पर, तो बहराइच में, याद रखिएगा। उन्होंने बहराइच में चित्तौरा झील
के विकास कार्य और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण की भी नींव रखी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है और बाकी स्टेट्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती के शासक थे। ठीक है, श्रावस्ती ऐतिहासिक शहर है, वहां के ये शासक थे जिन्होंने 11वीं सदी में शासन किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर से जरूर याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा, खास करके यूपी वाले तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ठीक है, भारत में पहला है, जो भी भारत में पहला होता है, बिहार में पहला होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो याद जरूर रखिएगा। हैदराबाद तेलंगाना के गाची बोबली पुलिस स्टेशन में साइबराबाद पुलिस द्वारा 6 मार्च 2021 को भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क शुरू किया गया। तो यह स्थान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिस पहल है, साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला सहायता केंद्र है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, याद रखिएगा। डेस्क का प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य के द्वारा किया जाएगा, जिन्हें एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला चुनाव पर्यवेक्षक यानी कि पीठासीन अधिकारी कौन है और कहां के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उनका नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और वही जो है वो भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर बैंकर भी हैं, तो उनके बारे में जरूर से जरूर कमेंट में लिखिएगा यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण जारी किया गया है। तो स्वामी चिदभवानंद के बारे में जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जारी किया है। ठीक है, किंडल संस्करण स्वामी चिदभवानंद जी का। उन्होंने 186 पुस्तकों और साहित्य की रचना की, सभी विधाओं को लिखा है और गीता पर उनका विद्वतापूर्ण कार्य इस विषय पर सबसे व्यापक पुस्तकों में से एक है। अब स्वामी चिदभवानंद कौन है, तो स्वामी चिदभवानंद तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास थिरुप्पारायथुरै में स्थित श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, श्री रामकृष्ण तपोवनम के आश्रम के वो संस्थापक हैं चिदभवानंद जी। और कहाँ के ये आपका आश्रम कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तिरुचिरापल्ली के पास थिरुप्पारायथुरै में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। तो चूंकि ये भी भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर 12 मार्च 2021 को भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। कार्गो टर्मिनल किसको कहा जाता है, जहां से सामान जो है वो आपका एरोप्लेन के जरिए भेजा जाता है। ठीक है, कार्गो प्लेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जो विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए है। फेडेक्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि यहां से होता है। दिल्ली में भी आपका एक स्पेशल कार्गो टर्मिनल है, T3 जिसको कहा जाता है, वहां पर मूवी की शूटिंग भी होती है। आपका स्पेशल 26 जो मूवी थी अक्षय कुमार की, अनुपम खेर जी भी थे उसमें, जिमी शेरगिल भी थे, उसकी शूटिंग मेरे सामने वहीं पर हुई थी। जिमी शेरगिल का और अक्षय कुमार का मैंने ऑटोग्राफ भी लिया था, मेरे पास अभी भी है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा 2 लाख वर्ग फीट पर विकसित यह बिल्ट टू सूट फैसिलिटी DHL एक्सप्रेस और फेडेक्स एक्सप्रेस, देखिए फेडेक्स का मैंने नाम लिया और अभी गया, फेडेक्स एक्सप्रेस जैसे वैश्विक एक्सप्रेस कोरियर संगठनों का नेतृत्व करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नई सुविधा बेंगलुरु हवाई अड्डे को वार्षिक 1.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो संसाधित करने में सक्षम करेगी, जिससे हवाई अड्डे की मौजूदा वार्षिक कार्गो क्षमता 5.7 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 7.2 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। तो यह काफी ज्यादा अच्छा होगा बेंगलुरु के लिए और देश के लिए। भारत और बांग्ला नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूं केवल इस टॉपिक पर, मैत्री सेतु के बारे में। ठीक है,
तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहां पर, ठीक है। वो वीडियो मैंने बहुत पहले आपका मार्च में ही बना दिया था, लेकिन यहां पर भी आ गया है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच एक विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा, 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर एग्जैक्टली याद रखिएगा, ठीक है। यह मैत्री सेतु ब्रिज फेनी नदी पर बनाया गया है, यह भी याद रखिएगा, फेनी नदी भी जो है वो याद रखिएगा, यहां पर बनाया गया है, जो सबरूम भारत को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में किस स्थान को बांग्लादेश में किस स्थान से जोड़ता है, याद रखिएगा। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लगभग 133 करोड़ की लागत से किया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी 3-4 पॉइंट्स बन जाते हैं, आप सब पॉइंट्स याद जरूर रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है पॉइंट, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023, वर्ष 2023 जो होगा उसको अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो यह जो है 2023 तक जितने एग्जाम आएंगे सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है। और इसकी घोषणा किसने की है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 3 मार्च 2021 को सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प को अपनाकर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया। और यह जो है भारत का ही प्रस्ताव था, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह संकल्प भारत द्वारा बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ शुरू किया गया था और 70 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित था, ठीक है। तो भारत का संकल्प था और इन देशों के साथ मिलकर के उसने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे कि पारित किया गया सर्वसम्मति से। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, घंटी का इस प्रकार का आइकॉन बना होगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कॉमेंट्स वगैरह भी जरूर करते रहिए, हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बना सके। और जितने भी पुराने वीडियोज हैं, इससे पहले मैं बिहार करंट अफेयर्स का 3 वीडियो डाल चुका हूं, तीनों का तीनों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देखिए। आप प्राचीन भारतीय इतिहास का वीडियो देखिए, राज्य व्यवस्था का वीडियो देखिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और 5th गियर लगा दीजिए, सारे वीडियोज आपके जरूर से जरूर काम आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।